नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो आज के दिन हम हिंदी विषय में प्रथम सोपान में पहला पाठ बड़े घर की बेटी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले इसके लेखक की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लेखक है प्रेमचंद्र, मशहूर लेखक प्रेमचंद्र जी इसके लेखक है। तो पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी। तो लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। तो उपन्यास सम्राट यानी कि उपन्यास लिखने वाले सम्राट ऐसे कहा जाता है, यानी कि उपन्यास के सम्राट थे मुंशी प्रेमचंद्र जी, और कहानियां भी लिखते थे। कहानीकार प्रेमचंद्र जी का जन्म काशी के निकट यानी कि पास लम्ही नामक एक छोटा सा गांव जो था, उस गांव में प्रेमचंद्र जी का जन्म हो जाता है ईस्वी सन 1880 में। तो प्रेमचंद्र जी के पिता अजायब राय, उनकी माता आनंदी देवी। तो प्रेमचंद्र का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उनका जीवन कैसे रहा? संघर्षपूर्ण, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है, कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने आगे बढ़ा है। उनके जीवन में कड़ी मेहनत थी, मेहनत करके उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा है। उनका पूरा जीवन यानी कि सारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा था। तो आपके अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत सारे सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सभी तो देखिए यहाँ पर गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, ये सभी प्रेमचंद्र जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास, यहाँ पर सुप्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसीलिए इनको उपन्यास के सम्राट कहा गया है। तो प्रेमचंद्र जी ने यहां पर 300 से अधिक कहानियां लिखी है। 300 यानी कि 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो यहां पर देखिए प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में क्या हो गया है, यानी कि यहां पर मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा जो है, भारत यहां पर देहातियों से, गांवों से मिला हुआ देश है। बहुत सारे जैसा पर यहां पर गांवों से भरा हुआ देश है। तो इस गांवों से भरे हुए देश में गांवों की दशा इसका अर्थ है यहां पर हालत, परिस्थिति। तो इसका उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। गांव में कैसे हालात हो जाते हैं, गांव में कैसे परिस्थितियां होती है लोगों की, तो इसका मार्मिक यहां पर चित्रण हुआ है। तो 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ, यानी कि प्रेमचंद्र जी, यहाँ प्रेमचंद्र जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को यहाँ पर इनका देहांत अथवा इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी तो प्रेमचंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियों में एक है। प्रस्तुत यह कहानी बड़े घर की बेटी तो प्रेमचंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियां हैं उनमें से यह एक है। तो सामाजिक जीवन से सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती है। तो इस बड़े घर की बेटी इस कहानी जो है, कहानी का टाइटल ये है, नाम है बड़े घर की बेटी। तो एक बड़े घर में रहने वाली बेटी, उच्च कुल में रहने वाली बेटी, धनवान घर में रहने वाली बेटी, उसकी शादी एक मध्यम परिवार में हो जाती है। तो मध्यम परिवार के साथ वह कैसे मिलजुल कर रहती है, कैसे वह अपना जीवन व्यापन करती है, अपना जीवन बिताती है, तो इस पर चित्रित अथवा इस पर आधारित यह कहानी है। तो देखिए, सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या किया है, मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन के, मध्यम वर्ग के जो मिडिल क्लास ऐसे कहते हैं, तो मध्यम वर्ग के कौटुंबिक जीवन, पारिवारिक जीवन की घटना को उन्होंने चित्रित किया है, जो हमारे घर में आए दिनों में जैसा घटती रहती है। यानी कि मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय घराने की हालत आप देखें तो बेकार से रहती है। एक सामान हो एक नहीं, एक चीजें होती हैं एक नहीं, तो ऐसे घर में जैसा पर जीवन बिताते रहते हैं। तो आनंदी बड़े घर की बेटी है, वह उच्च कुल की बेटी है, संपन्न घर की सुविधाओं का यहाँ पर अभ्यास होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। तो श्रीकंठ की आनंदी जो है बड़े घर की बेटी, संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी, यानी कि वह श्रीमंत घराने की बेटी है, धनवान घराने की बेटी है, सभी सुविधाएं वहां पर है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, राजमहल है, यानी कि हर एक सुविधा जो है यहां पर आनंदी के घर में था। फिर भी इतनी सुविधा होने के बावजूद भी वह उनकी शादी होने के बाद श्रीकंठ के घर में आ जाती है। तो वहां पर श्रीकंठ का घराना कैसा था, रूढ़िग्रस्त घराना, सांप्रदायिक घराना था, अभावों से पूर्ण, यानी कि जैसा पर बहुत सारी कमतरताएं उनके घर में थी। तो कमतरता होने के बावजूद भी, अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को अनुकूल बना लिया। तो छात्रों, अब इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, इस पर हम एक बार नजर डालेंगे। तो पहला पात्र है बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के पिता, घर के मुखिया। तो श्रीकंठ बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे, लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे, भूप सिंह आनंदी के पिताजी, आनंदी श्रीकंठ की पत्नी। तो यह पात्र परिचय है। तो देखिए, एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ जाता है। तो श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम क्या है, लाल बिहारी सिंह। तो उनका व्यवहार अभद्र यानी कि बुरा व्यवहार था। तो उनके बुरे व्यवहार के कारण क्या हो गया है, यहां पर श्रीकंठ की पत्नी आनंदी को क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है। तो वह झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि
भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। यानी कि भाइयों में श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के बीच भाइयों में अटूट प्रेम जो था, प्यार जो था, उसकी कड़ियां शिथिल होने लगी, उसकी कड़ियां यहां पर बिखरने लगी और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। तो घर को बिखरता देखकर आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी। यानी कि घर बिखरता देखकर, घर टूटता हुआ देखकर आनंदी में जो सात्विक वृत्तियां थी वो जागृत हो जाती है, जाग उठती है। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ा हुआ काम बना लिया। तो यहां पर लाल बिहारी सिंह झगड़ा करके घर छोड़कर जो बाहर जा रहा था, तो इसी हालात को देखकर आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठती है और वह घर छोड़कर जाते हुए लाल बिहारी सिंह को रोक लेती है और बिगड़ता हुआ काम को बना लेती है। तो उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। तो बड़े घर की बेटियां अथवा उच्च कुल की महिलाएं जो थे अपने आप को कष्ट सहती है, अपमानित होती है, पर घर की मर्यादा कभी नष्ट नहीं होने देती, घर के मर्यादा को बरकरार कर रखती है, घर के इज्जत को यहां पर बरकरार कर रखती है। तो यही इस कहानी का संदेश है। इस कहानी में यह कहा गया है कि संयुक्त परिवार यानी कि मिलजुल कर परिवार जो रहता है हमेशा के लिए सुख संतोष के साथ रहता है। तो यही यहां पर इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से यहां पर प्रस्तुत पाठ को चयनित किया गया है, आपके सामने दिया गया है। यानी मुख्यतः यहां पर संयुक्त कुटुंब के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। संयुक्त कुटुंब में यहां पर जो संबंध, महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, उस पर उजागर किया है इस कहानी में। तो इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव का नाम क्या है? गौरीपुर। याद रखिए, एक अंक के लिए प्रश्न आ सकता है छात्रों आपके लिए। तो गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार यानी कि गांव के यहां पर मुखिया अथवा गांव के भूस्वामी थे। तो उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य संपन्न थे। तो यहां पर गौरीपुर में रहने वाले बेनी माधव सिंह के पितामह, उनके दादाजी, परदादाजी बड़े धन संपन्न थे, यानी कि यहां पर श्रीमंत घराने वाले थे। तो गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। यानी कि यहां पर बेनी माधव सिंह के जो परदादा यहां पर ने क्या किया है, गांव में पक्का तालाब बनवाया था। लेकिन आज की स्थिति कैसी है, यहां पर उस तालाब और मंदिर की मरम्मत करना भी मुश्किल हो गया था, ठीक करना भी मुश्किल हो गया था, कठिन हो गया था। तो ये उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, यानी कि परदादा जी ने इस गांव के पक्का यहां पर तालाब और मंदिर बनवाया था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। क्या हो जाता था? इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था, हाथियां रहती थी। अब उसकी जगह एक भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था।
पर दूध शायद बहुत देती थी। यानी कि पहले के ज़माने में यहाँ पर इस दरवाजे पर बेनी माधव के घर के सामने हाथी झूमते थे, हाथी रहा करते थे। तो उसी की जगह आज क्या है, एक बूढ़ी भैंस है जिसका शरीर आस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष नहीं है, आस्थि पंजर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह बूढ़ी गाय दूध तो बहुत देती है, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता है। यानी कि एक न एक आदमी आकर जैसा पर हांडी लेकर दूध निकालने के लिए उसके सिर पर यानी कि वहां पर हाजिर ही रहता है। तो आगे देखिए, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बेनी माधव सिंह यहां पर अपनी आधी से अधिक जो संपत्ति थी उन्होंने वकीलों को फीस के रूप में दे चुके थे। तो उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपए से वार्षिक से अधिक न थी। यानी कि उनकी वर्तमान जो आय है, वार्षिक उत्पन्न जो है उनका 1,000 रुपए से अधिक नहीं था। यानी कि महीने में यहां पर 1,000 रुपए उनकी यहां पर उत्पन्न थी, वार्षिक यानी कि एक महीना समझ लीजिए। तो ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, ठाकुर साहब को 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह, ठाकुर साहब को 2 बेटे हैं, बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। तो उसने यानी कि श्रीकंठ सिंह उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी अथवा बीए की डिग्री हासिल की थी। यानी कि यहाँ पर श्रीकंठ सिंह जो थे बहुत दिन परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके, हार्ड वर्क करके उन्होंने क्या किया था, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। अब एक दफ्तर में नौकर था, एक कचहरी यानी कि ऑफिस में नौकर का काम, नौकर यानी कि यहाँ पर क्लर्क का काम करता था, बाबू का काम करता था। तो छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। तो छोटा बेटा उसका नाम क्या है, लाल बिहारी सिंह। तो सजीला वह जवान है, यंगस्टर है, भरा हुआ चेहरा, मुखड़ा, लंबी चौड़ी छाती, भाई उठकर सुबह उठने के बाद 2 सेर दूध उस भैंस का पीता था। तो श्रीकंठ सिंह की दशा यानी कि हालत बिल्कुल उससे विपरीत थी, उसके विरोध थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया है। यानी कि बीए डिग्री हासिल करने पर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया है, त्याग दिया है, न्यौछावर किया है, कुर्बान किया है। तो इन दोनों अक्षरों ने यानी कि बीए नामक दोनों अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल बनाया है, बलहीन, निर्बल इस शब्द का अर्थ है बलहीन, कमजोर बनाया है। चेहरा जो है चेहरे को कांतिहीन बना दिया है, चेहरा उनका कांतिहीन दिखाई दे रहा है। तो इसी से यहाँ पर वैद्यक ग्रंथों पर उसका विशेष प्रेम था। तो श्रीकंठ का वैद्यक ग्रंथों पर यानी कि चिकित्सा संबंधी पुस्तकों पर उसका अधिक प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। तो शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि यहां पर सुनाई दिया करती थी। उनके कमरे से खरल की यानी कि जैसा पर जड़ी बूटियां लेकर जो औषध तैयार करते हैं तो उसकी यहां पर कर्ण मधुर यहां पर ध्वनि उनके कमरे से सुनाई देती थी सुबह से शाम तक। तो लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी
यहाँ पर लिखी पढ़ी रहती थी, यानी कि हमेशा के लिए लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उन्होंने हमेशा के लिए उनके साथ बातचीत करते हुए रहते थे, उनके साथ लिखी पढ़ी रहती थी, औषधों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते थे। तो श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, यानी कि श्रीकंठ सिंह अंग्रेजी डिग्री बीए अंग्रेजी में हासिल कर लेते, अंग्रेजी के अधिपति थे, पर भी अंग्रेजी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, पाश्चिमात्य सामाजिक ರೂಢಿಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು पाश्चात्य रूढ़ी सांप्रदायिक पद्धतिಗಳು फॉरेनर जो संस्कृति है उसमें विशेष प्रेम न था, बल्कि बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा तिरस्कार करते हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति को जो है श्रीकंठ सिंह यहाँ पर तिरस्कार करते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं। तो इसी के कारण गांव में उनका बहुत ही सम्मान था, आदर के साथ उन्हें देखा करते थे। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ कर लेते, यानी कि दशहरा में जो रामलीला होती है, रामलीला सम्मिलित होती है, उसके वह बहुत ही उत्साह से उसमें भाग लिया करते थे, सम्मिलित होते थे और किसी न किसी पार्ट ले लेते थे, उसमें भाग लेते थे। तो गौरीपुर में रामलीला के वे वही जन्मदाता थे। तो गौरीपुर गांव में रामलीला प्रारंभ श्रीकंठ सिंह ने किया है। तो प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग है। तो प्राचीन हिंदू जो सभ्यता है, जो संस्कृति जो है, उसका गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग जो है। तो सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। तो संयुक्त कुटुंब जो है, मिलजुल कर जो रहने वाला कुटुंब है, उसके एकमात्र उपासक थे, आराधक थे, यानी कि मिलजुल कर रहने में ही अच्छी बात है, ऐसे वह कहते थे। लेकिन आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यानी कि लाल बिहारी सिंह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, श्रीकंठ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो मिलजुल कर रहने वाले आजकल के स्त्रियों को मिलजुल कर रहने में अरुचि है। आजकल की स्त्रियां अपना खुद का अलग सा परिवार बनाना चाहती है। तो यह विषय जो है देश के लिए और जाति के लिए, दोनों के लिए हानिकारक समझते थे श्रीकंठ जी। यानी यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। इसी कारण से गांव की जो ललनाएं हैं, गांव की जो सुंदर स्त्रियां हैं, यहां पर श्रीकंठ का निंदा करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने भी संकोच न करती थी। यानी कि कोई गांव की स्त्रियां भी क्या करती थी, अपना शत्रु ही समझती थी श्रीकंठ को, क्योंकि श्रीकंठ जी क्या करते थे, संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे, संयुक्त परिवार में भरोसा रखते थे। स्वयं उसकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। तो स्वयं उनकी पत्नी यानी कि आनंदी को ही क्या था, उससे विरोध था। तो आनंद की सोच ऐसी है संयुक्त कुटुंब के बारे में। देखिए, यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग
पकाई चाय। तो आनंदी को कहना है कि यहाँ पर उनसे कोई दिक्कत नहीं थी अपने सास के साथ, ससुर के साथ, देवर जेठ के साथ मिलजुल कर रहने में। उनसे घृणा नहीं करती थी वह, बल्कि उनका विचार था कि बहुत कष्ट सहने के बाद भी, घर में बहुत कुछ झगड़े होने के बावजूद भी यहाँ पर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो, परिवार के साथ मिलजुल कर रहने के लिए नहीं हो सके तो आने वाले दिन में कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा, नष्ट करने की बदले उत्तम यह है कि हम अलग खिचड़ी यहाँ पर पकाई चाहे, अलग घर बनाए चाहे। तो छात्रों, आज के दिन हम यहाँ पर ही इस पाठ का समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।